बहुत सारे लोग आजकल एआई के इस्तेमाल से अपने काम करते हैं, क्या ये भी ब्रेन को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा? चैट जीपीटी यूजर्स के ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट्स में ज़्यादा श्रिंकेज आई है। हम 20% यूज ब्रेन करते हैं पूरी लाइफ में। बस कई लोगों की आदत ही होती है, याद ही नहीं कल क्या खाया था या कल क्या कपड़े पहने थे। इससे बीमारी समझे ना समझे समझ सकते हैं अगर उनकी एज ग्रुप गड़बड़ है। तो जैसे फोन की मेमोरी फुल हो जाती है, वही हो रहा है। कुछ वैसे हो रहा है, कुछ वी आर ओवरवर्क्ड। ब्रेन पावर कैसे बढ़ाएं? नीड टू लर्न न्यू थिंग्स। जितना सीखेंगे उतना ब्रेन का विकास अच्छा हो। ऐसी दवाएं हैं जो मेमोरी इंप्रूव कर सकती है? मेमोरी इंप्रूवमेंट का तरीका एक ही है, रेपिटेशन इम्प्रूव्स द मेमोरी। कुछ लोग डॉक्टर साहब अच्छी नींद के लिए भी दवाएं लेते हैं। कुछ NMDA रिसेप्टर एजेंट्स, एसिटिल रिसेप्टर इनहिबिटर्स, दे जस्ट इंक्रीज्ड फ्यू केमिकल्स इन द ब्रेन। कब उनको लगेगा कि ये जो है ये तो नॉर्मल भूलने की आदत है, पर अगर ये वाले सिम्टम्स हैं तो फिर मुझे डॉक्टर से चेक कराना चाहिए? इफ इट्स अफेक्टिंग योर डेली लाइफ देन इट इज सीरियस। पत्नी की बात भूल जाए या गर्लफ्रेंड को फोन करना भूल जाए, नॉर्मल है अब नॉर्मल? पत्नी की बात तो भूल सकता है वो, नॉर्मल। गर्लफ्रेंड की बात नहीं भूलेगा। एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें और तुझे भूल गए हों हम, ऐसा भी नहीं। ये शेर फिराक गोरखपुरी का है। इस शेर से ऐसा लगता है कि कुछ याद करने और भूल जाने की कश्मकश में वो इंसान गुजर रहा है जिसके लिए शेर लिखा गया हो। ऐसे ही फिल्में भी बनती हैं कि हम भूल जाने लगते हैं, फिर उसे एक बीमारी का ग्लोरीफाइड फिल्मी वर्जन दिखाया जाता है और लोग उसी से समझते हैं कि अगर हम भूल जाने लगे हैं तो हम बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अगर हम भूल जाने लगे हैं तो पुराना सब भूल जाएंगे, नया सब याद रखेंगे, या नया सब भूल जाएंगे और पुराना सब याद रखेंगे। मेडिकल साइंस भूलने की इस बीमारी को इस तरह से नहीं देखती। मेडिकल साइंस में इसके लिए बाकायदा नाम है, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, आपने कुछ नाम जरूर सुने होंगे। भूल जाने की आदत कब बीमारी की कैटेगरी में आती है और आप उसे कैसे पहचान सकते हैं कि आप आदतन भूल रहे हैं या वाकई आपको कोई बीमारी हो रही है? तो भूलने और याद करने की इस आदत को मेडिकली कैसे डिकोड किया जाता है, इसके लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आत्मप्रीत सिंह हैं, जो कि HOD न्यूरोलॉजी हैं, शारदा केयर हेल्थ सिटी से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से दिमागी बीमारियों को मेडिकली सुलझा रहे हैं। तो फिल्मी तरीका क्या होता है और असल में मेडिकल साइंस कैसे आपकी भूल जाने की आदत को डिकोड करती है, आज इसी को समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। सर, जैसे हमने कहा कि हमने अभी रिसेंटली एक फिल्म देखी जो बहुत सुपरहिट भी हुई और लोगों ने उसमें देखा कि अच्छा, भूल जाने की बीमारी ऐसी होती है कि नया नया सब याद है, पुराना पुराना सब भूल रहे हैं, या पुराना पुराना सब याद है और नया भूल गए। क्या ऐसे ही होता है असल में? भूलने की बीमारी का जो शक्ल होती है वैसी होती है? देखिए, अगर हम मेमोरी को डिकोड करें, हमारी जो हम रोज काम करते हैं या रोज दिखते हैं चीजें, तो इट इज लाइक अ डेस्कटॉप, लाइक अ लैपटॉप ओनली। उसको अगर आप बेसिक उसका समझेंगे, हमने डेस्कटॉप पे कुछ काम किया, उसको सेव मोड पे डाल दिया, फिर उसकी फाइल बना के उसको सेव कर दिया। तो ब्रेन भी ऐसे सेव करता है। आज की घटना घटी, वो एक दिन के लिए स्टोर होगी, फिर वो आगे फाइल में चली जाएगी। ठीक है। अगर आपने आज की घटना कल रिकॉल नहीं कर पाए तो वो फॉरगेटफुलनेस की कैटेगरी में आ जाएगा। कल क्या हुआ था, किससे बात हुई थी, क्या खाना खाया मैंने, खाया कि नहीं खाया, या फोन आया था। सो अगर कोई रिसेंट इवेंट्स की मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस हो रही है, सो दैट क्वालिफाइज फॉर फॉरगेटफुलनेस। एक छोटा सा सवाल मैं इसमें जोड़ती हूँ कि कई लोगों की आदत ही होती है, याद ही नहीं कल क्या खाया था या कल क्या कपड़े पहने थे। इससे बीमारी समझे ना समझे समझ सकते हैं अगर उनकी एज ग्रुप गड़बड़ है। जैसे अगर किसी यंग पेशेंट में है तो वेरी लेस लाइकली वो डिमेंशिया होगा। अगर किसी यंग पेशेंट को ऐसे भूलने की दिक्कत हो, किसी भी मतलब 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 तक भी अगर वो भूल रहा है, डिमेंशिया होने का चांस बहुत कम है। हो सकता है, वो बात नहीं है, पर होने का चांस परसेंटेज इज नॉट मोर देन 1%। ओके, ठीक है। इट कैन बी समथिंग एल्स। हम सेफ हो गए। हाँ, नहीं, सब सेफ है। इट कैन बी समथिंग एल्स। इट इज एन एंटिटी इज नोन एज सूडो डिमेंशिया बोलते हैं उसको, जो डिमेंशिया की तरह होती है बट डिमेंशिया नहीं होती। उसमें डिप्रेशन भी आता है, कुछ ब्रेन के इन्फेक्शन भी आ सकते हैं, कुछ डेफिशिएंसीज भी आ सकती हैं, ड्रग्स भी आज जो हम खाते हैं, दवाइयाँ, कई बार उनसे भी हो जाता है। तो पहले हम ये सब रूल आउट करते हैं कहीं कुछ दूसरा कॉज तो नहीं है इनका मेमोरी या
फॉरगेटफुलनेस का। अगर वो नहीं है फिर हम उनका एक मेमोरी टेस्ट कराते हैं। अच्छा। मूवी में देखा आपने, कोई टेस्ट नहीं हुआ, डॉक्टर ने 4 सवाल पूछे और इलाज शुरू कर दिया। आइडियली जो किसी का यंग पेशेंट को ऐसा हो तो हम डिटेल्ड और भी डिटेल टेस्ट कराते हैं कि यार क्या हो सकता है रीज़न, व्हाट इज़ द कॉज। तो हम तय तक पहुंचना चाहते हैं कि यार इतने यंग पेशेंट में ऐसा क्यों हुआ। तो एमआरआई कराया हमने, टेस्ट कराए ब्लड के, इन्फेक्शन रूल आउट किया, डेफिशिएंसीज देखी, फिर हमें लगा साइकोलॉजी कराते हैं इनका, ब्रेन के मेमोरी फंक्शन टेस्ट होते हैं। अच्छा, ऐसे टेस्ट होते हैं? ब्रेन के अंदर देयर आर 4 लोब्स होते हैं, मेन लोब्स, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। हर एक का अपना अपना फंक्शन भगवान ने फिक्स किया हुआ, भाई तेरा ये काम है। तो अगर उसके अंदर एक में कुछ कमी आई है, 2 में कमी आई है, 3 में आई है, 4 में आई है, या किसी में नहीं आई है, या माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, वो क्वालिफाई और क्लासीफाई हो जाते हैं, यार इतना है प्रॉब्लम इनको। कैसा टेस्ट होता है वो, क्या कहते हैं? क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपसे 3 सवाल किए जी, या 3 बातें बताई, जी। आप याद रखना, मैं पूछूंगा दोबारा आपसे, आफ्टर 5 मिनट्स आई अगेन आस्क, सो दिस इज इमीडिएट मेमोरी। ठीक है। 10 मिनट के बाद पूछूंगा या आधे घंटे बाद तो वो रिसेंट हो जाएगी, 1 घंटे पूछूंगा तो वो रिमोट में चली जाएगी। तो मेमोरी के भी 3 पार्ट है, इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। अच्छा, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है ब्लड टेस्ट से कोई मेमोरी टेस्ट हो रहा है या किसी नहीं, स्कैन से हो रहा है, ऐसा नहीं? स्कैन से आइडिया हो जाता है, किसी पार्ट में श्रिंकेज है, घिसावट है, वो छोटा हो गया, उसमें कोई डैमेज हो गया, उसमें कोई ट्यूमर आ गया, जो एमआरआई से पता चलता है। जो एमआरआई में आ जाता है। एमआरआई में आ गया तो कुछ एरिया में डैमेज है, फिर हमने पेशेंट से, या उसने बताया मैं भूल रहा हूँ, या मैं अच्छी से याद नहीं कर पा रहा, या मैं रास्ता भूल गया कहीं बाहर का, घर का, कमरे कंफ्यूज कर गया, कपड़े उल्टे सीधे डाल दिए मैंने, पगड़ी ठीक नहीं डाल पाया मैं, लिपस्टिक गलत लगा ली, तो दैट ऑल्सो कोरिलेट्स। वो सारी चीज़ें हम कोरिलेट करते हैं। एक सिम्टम अगर है तो साथ में और क्या क्या सिम्टम ऐड करेंगे, फिर टेस्ट को ऐड करेंगे, फिर एक डायग्नोसिस, यार ये डायग्नोसिस लग रहा है हमारा। कॉमनली आजकल रीज़न क्या है? डिप्रेशन, और वी आर ओवरवर्क्ड, या वी आर डूइंग मल्टीटास्किंग। हम चाहते हैं कि सारे काम एक दिन में कर लें, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जैसे फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है, वही हो रहा है। कुछ वैसे हो रहा है, कुछ वी आर ओवरवर्क्ड। हम लोग मतलब ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, ये जाना है, वहाँ जाना है, अरे ये भूल गया मैं, क्योंकि आपके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं, 11वीं चीज़ तो भूल जाओगे। तो वी आर डूइंग मल्टीटास्किंग विच द ब्रेन कैन नॉट कोप अप विथ, वो नहीं कोप कर पा रहा, उसको लग रहा है यार कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, मैं स्टोर नहीं कर पा रहा। वी आर बम्बार्डिंग, वी आर एक्चुअली बम्बार्डिंग और ब्रेन विद इन्फॉर्मेशन। जो आपने टर्म यूज़ की, बम्बार्डिंग आवरसेल्व्स विद इन्फॉर्मेशन, इसको अगर मैं मोबाइल फ़ोन से जोड़ूँ कि लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया को, इन्फॉर्मेशन को, इंटरनेट को, या फिर रील्स ही देख रहे हैं सिर्फ, क्या वो भी दिमाग पर असर डाल रही होंगी और डिमेंशिया या अल्जाइमर्स तक ले जाएंगी? अगर ब्रेन का यूज़ नहीं होगा तो ब्रेन श्रिंक करेगा। अगर आपकी रीडिंग नहीं है, सिर्फ रील्स ही देखना है, इट इज़ नॉट एडिंग मच टू योर वैल्यू, इट इज़ नॉट एडिंग टू योर IQ। रीडिंग में आपने अगर 2 पेज पढ़े किसी भी न्यूज़पेपर के, बुक के, आपने 4 वर्ड, नए वर्ड पढ़ लिए, आपने डिक्शनरी भी खोल लिया, इसका मीनिंग क्या है? तो यू आर एडिंग समथिंग टू योर ब्रेन विच विद रील्स यू विल नॉट। मतलब आप बस ऐसे एब्सेंट माइंडेड, आपने 15 सेकंड की रील देखी हस्बैंड वाइफ की, हंसी मचा रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बट यू आर नॉट एडिंग टू योर ब्रेन, और यू आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू द ब्रेन सिस्टम। जी, हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकता है? नेगेटिव इफेक्ट करता है, एडिक्शन हो सकती है फ़ोन से। एडिक्शन इटसेल्फ कैन कॉज मेमोरी इश्यूज, फॉरगेटफुलनेस, बिहेवियर इश्यूज। अगर आप नहीं देंगे फ़ोन तो यू विल बी एंग्शियस, इम्पेशेंट, यार मेरा फ़ोन कहाँ चला गया, मेरे को रील देखनी है, मेरे को ये देखना है, मेरे को वो देखना है। सो अल्टीमेटली वो एक साइकिल बन जाता है। फिर ब्रेन का फंक्शनिंग तो है, बट यू आर, जो भी हमारे एक्स्ट्रा थिंग्स इन लाइफ हैं जो हमें शायद ना भी चाहिए हो, बट वी आर एडिंग अल्टीमेटली। आपने जैसे कहा कि अगर आप रैंडम रील्स देख रहे हैं जिसमें आपके ब्रेन का कोई यूज नहीं है, वो भी नेगेटिवली तो इफेक्ट करेगा। करता है, व्हाई अब नॉट? एक थोड़ा सा और डिटूर लेती हूँ। बहुत सारे लोग आजकल AI के इस्तेमाल से अपने काम करते हैं। चैट GPT है, जेमिनाई, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, 4 इनपुट उसमें डाले
और वहाँ से सब रेडीमेड मटेरियल मिल गया, क्या ये भी ब्रेन को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा? बड़ा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट आपने, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने, इसके सिग्निफिकेंस है बहुत। रिसेंटली एक स्टडी भी आई थी, आई थिंक कोई, मेरी वाइफ शी इज़ अ रिसर्चर, अच्छा, तो शी इज़ ऑन टू लिवर रिसर्च करती हैं वो, तो कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हैं वो, तो जी। उन्होंने मेरे से डिस्कशन का हो रहा था, चैट जीपीटी यूजर्स के ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट्स में ज़्यादा श्रिंकेज आई है क्योंकि वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। माय गॉड। हम एक लेटर बनाएंगे किसी को, हमने किसी को फेयरवेल लिखना है या किसी के लिए कोई लेटर लिखना है, तो हम सोचेंगे क्या लिखें इसके बारे में, तो दिमाग काम होगा ना, इट विल यूज द ब्रेन। तो हमने चैट जीपीटी डाला राइट अ फेयरवेल लेटर, तो वो आपको लेटर टाइप दे देगा, आपने उस पर कर लिख दिया, उसको कॉपी कर दिया, तो यू आर नॉट इफेक्टिवली यूजिंग द ब्रेन, जो उसकी कैपेसिटी तो हम पहुंच ही नहीं पाते पूरी लाइफ, नहीं पहुंच एंड वी आर अंडर यूजिंग इट अगेन। हम 20% यूज ब्रेन करते हैं पूरी लाइफ में, बस उसमें भी हमने चैट जीपीटी को ऐड कर दिया। आइडियल पड़ा हुआ है, इट इज यूज, इट इज नॉट अ रिजर्व। कुछ पार्ट ज्यादा यूज होते हैं, कुछ पार्ट्स तो बिल्कुल रिजर्व में है, वो जो हमें बाद में कभी हमें ब्रेन में डैमेज हुआ तो वो रिजर्व काम आता है। तभी ओल्ड एज में रिकवरी स्लो, क्योंकि ओल्ड एज की रिकवरी में रिजर्व है नहीं आपके पास, रिकवरी स्लो। यंग में रिकवरी अच्छी होती है बिकॉज रिजर्व इज गुड। जो अनयूज पार्ट ऑफ ब्रेन होता है वो काम आता है जब हमें कोई डैमेज होता है ब्रेन के अंदर, तो वो डैमेज हमारा, मेरे को कोई डैमेज होगा तो यंग ब्रेन है तो रिकवर कर लेगा कहीं ना कहीं से। 80 साल वाले का वो रिकवरी नहीं होगा, यू विल बिकम बेड बाउंड, क्योंकि उसके ब्रेन में रिजर्व ही नहीं है। तो चैट जीपीटी बेसिकली इट कैन हेल्प यू टू सम एक्सटेंट, इट कैन नॉट रिप्लेस यू। एआई का एडवांटेज हमें लेना चाहिए, टेक्नोलॉजी कैसे वो हमें कर सकते हैं, बट ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है किसी सिस्टम के लिए भी। इससे पहले कि अल्जाइमर्स और डिमेंशिया को मेडिकली समझें, एक सवाल और मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको, जैसे आपने कहा 20% ही ब्रेन यूज हो रहा है, अगर आपको ऑप्टिमम यूज करना हो अपने ब्रेन का, 100% तो नहीं कर पाएंगे, नहीं लेकिन कर सकते। 20 को 25 करना हो, तो वो कोई तरीका है जो ब्रेन का यूटिलाइजेशन भी हो और उससे हमें फायदा भी हो सेहत के लिहाज से, जिसे कहते हैं ब्रेन पावर कैसे बढ़ाएं? ब्रेन पावर, देखिए तरीका उसमें यही है, वी नीड टू लर्न न्यू थिंग्स। ओके, तो कीप लर्निंग, जितना सीखेंगे उतना ब्रेन का विकास अच्छा होगा। किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं? कुछ भी सीख सकते हैं, कोई भी आपको, आई शुड से हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप 60 साल पे डांस भी सीख सकते हैं, हारमोनियम भी सीख सकते हैं, और कोई नया स्पोर्ट सीख सकते हैं, कुछ भी। 2 से 3 साल या एवरी 5 years लर्न समथिंग न्यू, दैट्स अ डिक्टम। कोशिश करें कि वो चीज़ सीखें। कोई स्पोर्ट है तो आपको लगता है आप टीटी खेलते थे, चलो यार कोई नई गेम ट्राई कर लेते हैं। चेस, यू कैन ट्राई चेस, चेस इज़ वेरी गुड, इट्स अ माइंड गेम। चेस इज, हाँ, आपका पूरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा होगा आपका, सस्टेन्ड अटेंशन होगा। आपने ये अपना मूव चला, आप उसके 4 मूव सोचोगे यार क्या हो सकता है आगे, सो दैट एक्चुअली स्टिमुलेट्स द ब्रेन टू वर्क मोर एफिशिएंटली। तो जितनी चीज़ें आप सीखेंगे लाइफ में, ब्रेन उतना अच्छा ग्रो करेगा। ओके, अब आते हैं एल्जाइमर्स और डिमेंशिया की समस्या पर। किन लोगों को ज़्यादा चांस है कि उनको एल्जाइमर्स होगा और किन लोगों को है कि नहीं, ऐसा कुछ रीज़न हो सकता है? देखिए, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि इसको नहीं होगा। एल्जाइमर्स अगर हम देखें एज वाइज, डिमेंशियास सारे अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन डिमेंशिया आफ्टर 65 इज एल्जाइमर, सबसे कॉमन होता है वो। अच्छा, डिमेंशिया के भी अलग अलग प्रकार? हाँ, डिमेंशिया मीन्स फॉरगेटफुलनेस, ठीक है, उसको हम करेंगे। प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन, और अगर हम मेडिकली थोड़ा और स्पेसिफाई करेंगे, प्रोग्रेसिव कॉग्निशन। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और कॉग्निशन मीन्स हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग, मेमोरी, और डिक्लाइन गोइंग डाउन। लेस देन 65 1-2% को हो सकता है एल्जाइमर्स। 65 के बाद सबसे कॉमन एल्जाइमर्स है, जो 15 से 20% को होता है 75 तक। 75 से 85 30%, 85 के बाद 50% कहना है, ठीक है। एक तो ये हो गया एल्जाइमर्स डिमेंशिया जी। एल्जाइमर्स में अगर हम जस्ट उसको वो करें,
इट मीन ब्रेन की श्रिंकेज है कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में, खास करके टेम्पोरल और पेराइटल या फ्रंटल, ये 3 लोब इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा डिमेंशिया होता है वास्कुलर डिमेंशिया। वास्कुलर में ब्रेन के अंदर आर्टरी बंद होगी तो मेमोरी वाला जो पार्ट है वो डैमेज हो गया, सप्लाई ही नहीं हुई, मतलब जो स्टोरिंग वाला जो मेन हमारा इनपुट आ रहा है वही डैमेज हो गया, तो आपकी मेमोरी आगे जाएगी नहीं, वहीं पे इवेंट खत्म हो जाएगा, तो यू विल नॉट स्टोर एनीथिंग। ऐसा कब होगा? जब स्ट्रोक हो। स्ट्रोक कॉमनली स्ट्रोक के बाद होता है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया, खून की आर्टरी बंद हो गई, तो वो मेमोरी वाला पार्ट आपका वो डैमेज हो गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, एनी डैमेज टू द ब्रेन कैन कॉज होता है। फिर एक आता है फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशियाज, वो अलग एंटिटी है ग्रुप की, वो यंग एज पे ही आते हैं, 45, 50, 55। उसके अंदर 2-3 अलग अलग तरह के होते हैं डिमेंशियाज। किसी को बोलने की दिक्कत, चुप हो जाता है, वो बात नहीं करता। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। कोई बहुत अग्रेसिव हो जाता है, बट साथ में मेमोरी इश्यूज भी हैं, तो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया अलग ग्रुप है। वो उसके सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं एल्जाइमर्स के मुकाबले। फोर्थ होता है मिक्स्ड, एल्जाइमर्स भी है और स्ट्रोक भी है, फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया भी है और स्ट्रोक भी है। इन सब के साथ एक होता है रिवर्सिबल डिमेंशिया। अच्छा, ऐसा भी होता है जो रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे? ब्रेन के अंदर पानी एक्स्ट्रा हो गया, फ्लूइड बढ़ गया, फ्लूइड बढ़ गया, हमने ट्यूब डाली, कम हो गया, बनना बंद हो गया, तो मेमोरी वापस आ गई। अच्छा, ऐसा भी होता है। डेफिशिएंसीज होगी, विटामिन B12, थायराइड की दिक्कत होगी, उससे भी हो जाता है, इन्फेक्शन हो गया, हाँ, HIV, दे आर रिवर्सिबल डिमेंशिया। B12 की कमी और थायराइड तो बहुत कॉमन है, उससे भी डिमेंशिया हो सकता है डिमेंशिया, हमने पेशेंट देखे भी हुए कई, उतना अच्छा। कॉमन नहीं है, हाँ, एक्सट्रीम स्टेज पे कई बार लोगों को हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इन सब में सबसे कॉमन एल्जाइमर्स है। इट हैज टू बी अ स्लो डिक्लाइन, वो अचानक से नहीं होगी, आज आप ठीक है और कल आपको अल्जाइमर्स हो इसे जाएगा। हम ये कहेंगे कि ब्रेन उम्र के साथ साथ बूढ़ा हो रहा है, तो जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कम हो जाता है विद एज, वैसे ब्रेन भी श्रिंक कर रहा है। हमारा मसल मास कम हो रहा है, तो हमारा ब्रेन का सेल मास भी कम हो रहा है। उसको हम कोरिलेट करना चाहते हैं, जैसे जैसे हमारा मसल मास कम होगा वैसे वैसे ब्रेन के सेल्स भी छोटे हो जाते हैं। अब लोगों के लिए एक सवाल ये है डॉक्टर साहब कि कब उनको लगेगा कि ये जो है ये तो नॉर्मल भूलने की आदत है, पर अगर ये वाले सिम्टम्स हैं तो फिर मुझे डॉक्टर से चेक कराना चाहिए? अगर आप, मैं एक तो आपकी एज क्या है, ठीक है, इफ यू आर यंग तो अल्जाइमर होने का चांस बहुत कम है। मोर ऑफ अ एक्सक्लूजन डायग्नोसिस, पहले सब देख लें, नहीं होगा यार ये हो सकता है, फिर लास्ट में इन्फेक्शन नहीं है, पानी ठीक है ब्रेन के अंदर, डेफिशिएंसी कुछ नहीं है, चोट कोई नहीं लगी, खून की नाड़ियाँ सब ठीक है, कोई और सिम्टम नहीं है, तो बोलेंगे हाँ यार हो सकता है फिर अल्जाइमर्स हो। बट लाइफ कितना इफेक्ट हो रही है वो आपको जानना जरूरी है। अगर एक भूलने की दिक्कत से आपकी लाइफ इज नॉर्मल, तो हम मान सकते कोई बात नहीं, हो सकता है ही इज ओवरवर्क, स्ट्रेस, मल्टीटास्किंग कर रहा है, या कोई डिप्रेशन है, तो हो सकता है वो। अब इफ इट्स अफेक्टिंग योर डेली लाइफ, देन इट इज सीरियस। पत्नी की बात भूल जाएं या गर्लफ्रेंड को फोन करना भूल जाएं, नॉर्मल है? अब नॉर्मल है? पत्नी की बात तो भूल सकता है वो, नॉर्मल, गर्लफ्रेंड की बात नहीं भूलेगा, डेली लाइफ तो अफेक्ट हो जाए। अच्छा, समझ रहे हैं ना आप लोग ग्रेविटी जो है बात की। तो ये होता है। तो जैसे कई बार सब, मतलब हम फोन देख रहे हैं और वाइफ ने कुछ बोला, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने मुंह कर दिया, हाँ जी मैंने आपको बोला था कल, कब बोला था, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है, अटेंशन स्पैन इज समवेयर एल्स। तो इसलिए कोई बात सुनी है आपने, अगर कंसंट्रेशन नहीं है, अटेंशन नहीं है और आप बात बोल रहे हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, आप किसी से डिस्कशन कर रहे हैं फिर भूल जाएं, तो इट इज अ प्रॉब्लम। जो लोग घर पर आपको सुन रहे हैं, वो मैं उनके लिए समझना चाह रही हूँ कि वो कब डाइसेक्ट करें, डेली लाइफ को अफेक्ट करने से क्या मतलब है, जिससे उनको लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब मुझे दिखाना चाहिए। डेली लाइफ में जैसे एक आदमी रोज सुबह वॉक पे जाता है, रोज उसका रूट एक ही है, रूट से गया,
और वहाँ जाके भूल गया रास्ता क्या है। ये तो सीरियस मामला है। हाँ, तो डेली लाइफ वो होती है। खाने में क्या खाया आज सुबह, यार मैंने तो नाश्ते में क्या किया था, सोचो। ये नाश्ता किया या नहीं? हाँ, दवाई खाई या नहीं खाई। हम्म, कई कई बार लोग दोबारा दवाई ले लेते हैं, मैंने दवाई खाई, आई एम नॉट श्योर, होगा नहीं, मैं दोबारा खा लेता हूँ। तो डेली लाइफ मीन्स इट्स अफेक्टिंग अ डेली इन टर्म्स ऑफ योर डेली रूटीन। हम्म, अगर आपने मूवी देखी थी ब्लैक, जी याद होगा, अमिताभ जी बच्चन और उसकी, जी। तो वो किसी कमरे में घुसता है और क्या करने आया था भूल जाता है हम्म, वो चीज़ें अगर डेली बेस पे ऐड हो जाए, आज एक बार भूला, महीने बाद 2 बार भूल रहा है, 4 बार भूल रहा है, तो वो ऐड हो रही हैं। वो जब ऐड हो जाती हैं तो आपको दिक्कत है। अब भूलने की आदत को जब आपने डायग्नोज किया कि नहीं ये बीमारी है, मेमोरी टेस्ट से या एमआरआई से, तो फिर क्या हर बार इलाज संभव है? वो रीज़न मैं बता, उसका कारण ढूँढना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमारा जो मेन एम होता है टू फाइंड द कॉज़, भी उसके रीज़न तह तक जाना है क्या है। इन्फेक्टिव है, हमको पता है यार ये ठीक हो सकता है, इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना है। HIV है, सिफिलिस है, या कुछ और इन्फेक्शन है ब्रेन का, बैक्टीरिया का, फंगस का, वायरस का, हमारे पास इलाज है, संभव है तो ज़रूर होगा। डेफिशिएंसीज हैं B12 D3, ये सब अटरम पटरम थायराइड वायरस जो भी है जी वो हम कर सकते हैं ट्रीट। अगर आपको लग रहा है यार पानी वानी सब हमने सब चेक कर लिया, सब ओके है, कुछ नहीं है, नाउ इट इज़ एल्जाइमर्स ओनली, हमने उसका कुछ क्राइटेरिया बना लिया, क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है, एल्जाइमर में आ गया है। फिर हमारे कुछ बायोमार्कर टेस्ट अब आ गए हैं आजकल, कुछ कुछ आ गए हैं, फॉरेन कंट्री में हो रहे हैं आजकल, तो इंडिया में स्टिल दे हैव टू लॉन्च। तो उसमें टाओ के लेवल्स हैं, अमाइलोइड बीटा प्रोटीन के लेवल्स हैं, सो वो बता देगा हाँ यार इनको एट रिस्क क्या, या ये कैटेगरी में आ गया तो एल्जाइमर। ये टाउ और अमाइलोइड बीटा प्रोटीन ये क्या है और ये क्या बेसिकली टेस्ट करते एग्रीगेट बनते हैं ब्रेन में, हैं? अच्छा। जो कहते हैं कि हमारे अल्जाइमर्स के हॉलमार्क है, पैथोलॉजिकल हॉलमार्क यही है। तो वो टेस्ट के जरिए बाहर पता लगाया जा रहा है। वो कर रहे हैं काम इस पे, मतलब ऑलमोस्ट हो गया वो। जी उसके बेस पे एक इलाज भी आ गया है, लेकेम्बी करके एक इंजेक्शन आया है बाहर, जिसकी कॉस्ट है करीब $26,000 पूरे कोर्स का, 1 साल का। $26,000 US डॉलर। US डॉलर 26 तो वैसे 25, 90 रुपए पार है। हाँ 25 लाख के करीब हो गया ना। हम्म, तो कुछ कंपनी इंडिया में लॉन्च करने का प्लान कर रही है 8 से 10 लाख की रेंज में, दैट इज़ व्हाट दे आर प्लानिंग। देखते हैं क्या होता है वो। अगर किसी का प्रूवन एल्जाइमर आ जाता है ब्लड टेस्ट से, देन वी कैन गिव। वो कहते हैं कि अर्ली स्टेज में इट माइट हेल्प, माइट है। ये नहीं कि वो रिवर्स नहीं कर पाएगा, थोड़ा डिले कर देगा, प्रोलॉन्ग कर देगा आपकी इलनेस को, या आपकी लाइफ की क्वालिटी अच्छी कर देगा, जो 3 साल में खराब होनी थी वो 6 साल में खराब होगी। तो रिवर्सल अभी आया नहीं हमारे पास, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन स्लो डाउन द प्रोसेस। दवाइयों से, कुछ सप्लीमेंट से जो ब्रेन को चाहिए होते हैं स्पेसिफिकली नर्व सेल्स को, वो हम दे सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस भी आती हैं हमारे पास जो मेमोरी इम्प्रूव कर सकती हैं। रिवर्स अभी तक कोई दवाई हमारे पास नहीं आई है। ऐसी दवाएं हैं जो मेमोरी इम्प्रूव कर सकती हैं? अल्जाइमर्स में, नॉर्मल में नहीं। नॉर्मल में नहीं। नॉर्मल क्योंकि में जो नहीं। स्कूल के स्टूडेंट्स हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि खा लें तो मेमोरी हमारी नहीं। ठीक हो जाएगी। मेमोरी इम्प्रूवमेंट का तरीका एक ही है, एक तो डूइंग लर्निंग न्यू थिंग्स एंड रिवाइजिंग। रेपिटेशन इम्प्रूव्स द मेमोरी। अच्छा। आप एक सिंगल गो में चैप्टर पढ़ेंगे, आपको सिर्फ 20% रिटेन होगा। उसको 5 बार पढ़ेंगे तो 70-80% पहुंच जाएंगे। 100% वर्ड टू वर्ड तो कोई इसको याद नहीं रख सकता जी। 70-80% का पहुंच सकते हैं विद रिपीटेड रिवीजन। तो रिवीजन विल इम्प्रूव द मेमोरी। जैसे मैंने बोला ना, आपने कुछ पढ़ा, फाइल बनी, स्टोर 1 बार होगी, 2 बार होगी, तो फाइल के ऊपर फाइल ऐड होती जाती है। जब वो रिपीटेडली ऐड होगी तो वो सेव हो जाएगा, और फिर वो कई बार इट कैन स्टे लाइफ लॉन्ग। जिन लोगों में अभी भूलने की बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़ी, थोड़ी बहुत है, उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो डे टू डे लाइफ में ऐसा क्या करें जिससे वो प्रोग्रेशन थोड़ा स्लो रहे या कंट्रोल्ड रहे? अपना रूटीन यूजुअली फिक्स रखें, उसको ज़्यादा चेंज ना करें। मतलब हम, कई लोग होते हैं ना कि यार
रात को लेट सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, या मतलब स्लीप डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो 10 से 6 या 11 से 7 का जो भी टाइम है वो तो आप फिक्स रखिए। एडिक्वेट स्लीप किसी के लिए भी मस्ट है। फॉर आई थिंक 70% न्यूरोलॉजी डिजीजेज आप अच्छी स्लीप से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, जैसे माइग्रेन है, हार्ट डिजीजेज है, एपिलेप्सी है, अगर आपका स्लीप अच्छा है तो आपके काफ़ी डिजीज कंट्रोल में रहेंगे। ओके। 7 घंटे की गुड स्लीप। डिस्टर्ब में क्या रहेगा, अब डिस्टर्ब स्लीप में बताता हूँ आपको। अगर आप डिस्टर्ब स्लीप में हैं, आप कहीं बैठे हैं मीटिंग में, आपका कंसंट्रेशन है बिकॉज यू आर फीलिंग स्लीपी, क्योंकि रात तो में आपकी नींद अच्छी नहीं मेमोरी आपकी जो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो क्या मीटिंग में चल रहा है आपके ऊपर से निकल जाएगा सारा, आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। और वो रोज अगर चलता रहेगा, अगर आपका क्रॉनिकली रोज चलता रहेगा, तो आपको मेमोरी लॉस या फॉरगेटफुलनेस, डिमेंशिया या एल्जाइमर जल्दी भी आ सकता है। अब एक सवाल ये कि कुछ लोगों को आदत ही है कि रात में 2 बजे सोना है और सुबह 10 बजे 11 बजे उठना है, वो कहेंगे 8 घंटे तो हमने भी पूरे किए हैं। देखिए, ब्रेन या बॉडी का एक रिदम होता है, सर्केडियन रिदम बोलते हैं उसको, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम से बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। सिस्टम क्या है? सिस्टम हमारा 10 से 6 का या 11 से 6 का, या भाई रात तो हमारे लिए नींद के लिए है और सुबह उठने हैं आपने 6 बजे, तो एक क्लॉक बनी होती है, सारे हार्मोन्स की क्लॉक है, सारे हार्मोन्स की क्लॉक बनी होती है। जैसे मेलेटोनिन जो हमारा नींद वाला हार्मोन है, वो मैक्सिमम निकलता है 2 से 5 के बीच, जो सबसे गहरी नींद वो लेट नाइट ही होता है मोस्टली, जितना उसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम वो लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग 2 से 5 के बीच ही पीक पे पहुंचता है। तो अगर हम उस टाइम सो रहे हैं, हमारा जो इनिशियली वो पार्ट है वो हमने मिस कर दिया, और डे में हमारा इफेक्ट डिफरेंट आएगा। डे में हमारी बॉडी विल रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे। तो अगर कोई इंसान अपनी स्लीप से हटके कर रहा है तो उसको दिक्कतें आनी ही आनी है। तो आइडियल, जैसे अब कोई क्रॉनिक, जैसे डॉक्टर्स फॉर एग्जांपल, कोई लगातार नाइट करता है 6 महीने, साल, 2 साल, तो उसको डे टाइम में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। उसका बॉडी क्लॉक उल्टा भी हो सकता है। अच्छा, कि कल को उल्टा, डिस्टर्ब, कल को रात को सोना चाहेगा, वो सो नहीं पाएगा क्योंकि 6 महीने से क्लॉक उसकी चेंज हो गई है। ओह, तो एक सिस्टम बना हुआ है, नियम बना हुआ है भगवान का, गॉड का, नेचर, कुछ भी बोल लो आप उसको, या ह्यूमन बॉडी का। वो सिस्टम के बाहर अगर हम हटेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हमें आएंगी। तो एक चीज तो आपने कहा कि रूटीन फिक्स रखिए, नींद बहुत ज़रूरी है। वॉक अगर कर सकते हैं 1 आवर का, या कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं सुबह, एनी टाइम ऑफ द डे 1 घंटे का बेस्ट। ईट हेल्दी फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी वेजिटेबल्स, 2 अलग चीज़ें हैं। कई लोग फ्रूट्स, जैसे मैं बहुत पुअर ईटर हूँ फ्रूट का, मैं ज़्यादा शौक से नहीं खाता, खा लेते हैं, बट सम पीपल आर वेरी गुड इन फ्रूट्स, वो सारे खाते हैं, दे आर गुड। तो इसको कई डॉक्टर्स कहते हैं, या कई लोग कहते हैं कि आपकी प्लेट शुड बी लाइवली, कलरफुल, उसमें बेरीज भी हों, चेरीज भी हों, थोड़े से नट्स भी हों, येलो, वो सब चीज़ें होनी चाहिए, ग्रीन वाली भी हो, येलो, सब चीज़ें हो, तो इट इज़ गुड। तो जितना प्लेट हमारी कलरफुल होगी उतना अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। फिर स्मोकिंग, अल्कोहल नो, खासतौर पर जो डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं, डिमेंशिया के लिए स्मोकिंग, अल्कोहल नो। स्मोकिंग will ultimately cause damage to the brain cells, to the arteries, उस पर डिपॉजिट्स हो जाएंगे, स्ट्रोक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। एंड अल्कोहल से जो ब्रेन के सेल्स हैं, ग्रे मैटर जिसको बोलते हैं, विच मेंटेन्स अवर एवरीथिंग इन द बॉडी, ग्रे मैटर, वो श्रिंक होता है। अच्छा, अगर हम, ये डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन, ब्रेन सेल्स का स्मोकिंग से और अल्कोहल से, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। स्मोकिंग का, अल्कोहल का तो बहुत सॉलिड कनेक्शन है, वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि अल्कोहल का अमाउंट बढ़ाने से आपका डिमेंशिया बढ़ेगा। ओके,
अब ये तो हुआ कि वो अपने डे टू डे के रूटीन में क्या करें, क्या उनको नहीं करना चाहिए? जैसे आपने स्मोकिंग, अल्कोहल बोला कि उसको छोड़ दें, और कोई चीज़ें हैं जो इसको एग्रेवेट कर देंगी, उनको उससे बचना चाहिए? टू प्रिवेंट, देखिए बड़ा मुश्किल है बताना कि क्या प्रिवेंशन है हमारे लिए, कि हाउ टू प्रिवेंट। बट जैसे जैसे हमारा एज बढ़ रहा है, एवरी वी आर बिकमिंग एजिंग पॉपुलेशन, अगले मेरे ख्याल 20-25 साल में 15 से 20% लोग हो जाएंगे मोर देन 70-80 की एज ग्रुप में। अगर हमारा यंग एज अच्छा गया है तो हमारा ओल्ड एज, इफ़ द लाइफ इज़, इफ अगर भगवान ने आपको 100 साल दिए हैं, अगर आपने 50 निकाले हैं दारू पी के, स्मोक करके, ये करके, तो अगले 50 कैसे निकलेंगे हम भी नहीं बोल सकते। पहले तो 50 निकलेंगे कि नहीं। तो अगर हमारे 20 से 50 साल की एज ग्रुप अच्छी निकली है तो अगले 30 से 40 साल आई थिंक वी शुड डू गुड। हेल्थ भी इन्वेस्टमेंट है सर। हाँ, तो अगर आप यू हैव बीन हेल्दी, स्मोकिंग नहीं है, ड्रिंकिंग नहीं है आपकी, कोई स्ट्रेसेस नहीं है लाइफ में आपके, डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, अगर ये सब डिजीज़ आपको 50-55 तक नहीं आया तो यू कैन एज्यूम और प्रिज्यूम कि हाँ यार आगे भी ठीक रहेगा, बिकॉज मेरे को रिस्क फैक्टर्स नहीं है। अगर ये जल्दी आ गए तो रिस्क बढ़ जाता है आगे, तो रिस्क बढ़ जाता है। तो हमारा तो हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल अर्ली एज में ही। आप ये कह रहे हैं कि दवाएं जो बनी हैं डिमेंशिया के लिए वो एक हद तक कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक नहीं कर सकती। ठीक तो कुछ नहीं कर सकता, रिवर्सल तो है नहीं पॉसिबल। और प्रिवेंशन आपके हाथ में है, राइट। मतलब इट इज इन योर हैंड, यू कैन कंट्रोल द डिजीज और यू कैन प्रिवेंट टू सम एक्सटेंट। और ये कहना मुश्किल है कि किसको ज्यादा चांस है कि होगा, किसको कम चांस है कि नहीं होगा। जेनेटिक लिंक है, कुछ जेनेटिक लिंक्स हैं इसके अंदर अल्जाइमर्स में। सेनाइल डिमेंशिया अगर हम बोलें जेनेटिकली डिटरमिन होता है, 1 से 2% लोगों में हो सकता है। अगर किसी के पेरेंट्स को है या किसी के पेरेंट्स को जल्दी शुरू हो गया तो आपको रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है। कई बार कहते हैं कि फीमेल से थोड़ा ज़्यादा कॉमन है। अच्छा। दे लिव लॉन्गर बट डिमेंशिया इज मोर कॉमन बिकॉज दे लिव लॉन्गर। एक रीजन हो सकता है, ऐसा नहीं, ओके, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाइपोथेसिस हो सकती है। हाँ, कि उनकी एज ज़्यादा होती है तो रिस्क बढ़ जाता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेल्स 70-75 अगर हम देखेंगे एवरेज लाइफ स्पैन किसी भी कंट्री में, फीमेल्स आर लिविंग लॉन्गर। अगर जापान में, फ्रांस में 90 फीमेल की है तो मेल की 85 ही होती है। महिलाओं की उम्र ज़्यादा होती है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, ऐसा जेनेटिक मेकअप है। मेल्स आर मोर प्रोन फॉर इंजरीज, मिसहैप्स, एक्सीडेंट्स, हो सकता है ये रीजन है, क्या रीजन है हमको नहीं पता। इनफैक्ट अगर आप देखोगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट छोटे बच्चों को मेल्स में ज़्यादा कॉमन है जी, इट इज मोर इन मेल्स एज कम्पेयर टू फीमेल्स। और भगवान हैज मेड फीमेल्स मोर रेजिस्टेंट, ये भी हो सकता है, स्ट्रेस कम लेती होंगी। वो मैं ऐसे सोचता हूँ कि भगवान ने पहले मेल बनाया तो देखा यार ये तो बड़ा अग्रेसिव है यार, मारकाट पे लगा हुआ ये तो लेट्स मेक समथिंग न्यू हु इज मोर काम, रिलैक्स्ड, सो दैट इसको झेल पाए और रेजिस्टेंस ज्यादा हो। आप ऐसे भी कह सकते हैं उसने अपनी गलतियां सुधार ली। हो सकता है। तो इफ यू सी दैट वे ना, क्योंकि अब मतलब लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो मेल में होते हैं तो वो तुरंत ही दे आर सो अग्रेसिव बाय नेचर दे आर सो अग्रेसिव कई बारी। एंड वी आल्सो समटाइम कोई गुस्सा आता है तो एकदम सडनली शूट कर जाते हैं जी। बट फॉर दैट मैटर फीमेल्स आर मोर काम, क्वाइट, दे नो हाउ टू हैंडल कि क्या करना है, कैसे निकलना है, दे आर मोर डिप्लोमेटिक आई शुड से एज कम्पेयर टू मेल्स। ये जो दवाएं होती हैं जो डिमेंशिया के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं, किस तरह की दवाएं होती हैं और कैसा असर वो दिमाग पर डालती हैं? क्या लंबे समय में उसके नुकसान होते हैं, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जो इसमें 4 कैटेगरीज के दवाइयाँ मेन आती हैं इसके अंदर अल्जाइमर्स में। सो एक पर्टिकुलर एंजाइम के लेवल्स कई बार कम पाए गए हैं या एक केमिकल के लेवल कम पाए गए हैं, सो दे इंक्रीज दोज लेवल्स टू सम एक्सटेंट। ठीक है। कुछ NMDA रिसेप्टर एजेंट्स बोलते हैं हमको, कई बोलते हैं एसिटिल रिसेप्टर इनिबिटर्स, तो ये अलग अलग दवाइयाँ हैं। दे जस्ट इंक्रीज्ड फ्यू केमिकल्स इन द ब्रेन सो दैट एक बेसिक लेवल मेंटेन हो जाए।
कोई भी डिजीज जो होता है ब्रेन का, खास करके जो लेट एज वाले आते हैं, जैसे पार्किंसंस है, तो डोपामिन का लेवल क्रिटिकली लो हो गया तो ब्रेन बना नहीं रहा या कम बना रहा है। ऐसे इसमें होता है कि उसके लेवल कम हो गए तो हमारी दवाई से थोड़ा लेवल सप्लीमेंट बस। तो साइड इफेक्ट्स उनके होते हैं, कुछ कुछ के ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, कई बार यूरिनेशन में दिक्कत आती है लोगों को। दे आर नॉट वेरी सीवियर साइड इफेक्ट्स बट दे आर माइल्ड। बट आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये साइड इफेक्ट है। तो उस केस में दवाएं बदली जा सकती हैं? डिपेंड करता है। यूजुअली आई डोंट चेंज, मैं तो चेंज नहीं करता। माइल्ड साइड इफेक्ट है, वी टेल देम कोई बात नहीं ये आपका रहेगा, बट अगर आपको मेमोरी बेटर है तो कंटिन्यू करिए आप। कई बार डोज कम कर देते हैं, फुल डोज से हाफ डोज पे आ जाते हैं जी। सम पीपल हैव कि मेरी भूख कम हो गई है तो हम तो डोज कम कर देते हैं फॉर द टाइमिंग, और वे स्विच। जैसे एक ग्रुप के 2 सॉल्ट हैं तो स्विच कर लें, शायद इसका साइड इफेक्ट कम हो। सो दिस वे वी कैन ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशन, शायद तो सेट बैठ जाए। कुछ लोग डॉक्टर साहब अच्छी नींद के लिए भी दवाएं लेते हैं। कुछ लोग आजकल हम मैग्नीशियम बहुत सुन रहे हैं लेते हैं। कुछ लोग जैसे आपने मेलाटोनिन कहा तो उसके लिए भी सॉल्ट्स आते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं। आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए इंसोम्निया वैसे तो एक अलग डिजीज है आजकल काफी जी। उस पर रिसर्च भी चल रही है इंसोम्निया। तो एक तो हमारा जानना जरूरी है कि हमारी स्लीप वैसे अफेक्टेड कैसे है, क्यों है। कोई हमको स्नोरिंग तो नहीं है इसके सो नहीं पा रहे हम खराटों की वजह से। अगर खराटे हैं फिर तो उसका इलाज अलग है जी। उसको ठीक करती है आपकी स्लीप, वैसी ठीक हो जाएगी। पर जिनको खराटे नहीं है, बेसिक डिजीज इंसोम्निया का ही है कि नींद नहीं आ रही, तो उसमें हमारा स्लीप इनिशिएशन की दिक्कत है, स्लीप मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है, या स्लीप टूट टूट के आ रही है। मतलब ये तो आ ही नहीं रही, आ रही है पर टूट रही है और या मेंटेन नहीं हो पा रही है। मतलब 6 घंटे नहीं, उसके बदले 4 घंटे है या 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम है। तो वो जो मेडिकेशंस आती हैं आजकल, 3 तरह की मेडिकेशंस हैं पुरानी जो चलती हैं जी। सबसे कॉमन थी बेंजोडाइजेपिन्स, जिसमें आपकी डाइजेपाम आती थी पहले, सुना होगा आपने। फिर एल्प्राजोलैम आई, फिर ये क्लोनाजिपैम आई, फिर ज़ोलपीडैम आई। तो अलग अलग 3-4 दवाइयाँ हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये सब डिपेंडेंस करती हैं, को हटाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उन्हीं से नींद आएगी। हाँ, उसके बिना नींद नहीं आएगी। दूसरा होता है डे टाइम ड्राउजीनेस। अच्छा। इनसे आपको डे टाइम में भी नींद आएगी या आ सकती है, क्योंकि उनका असर रहेगा तब तक। असर रहता है कई बार। कुछ का असर 12 घंटे 18 घंटे, कुछ का असर 24 घंटे भी रह सकता है। सो दैट कैन बी हैज़ार्डियस। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और नींद आपको आ गई, ये हैंगओवर है। मेलाटोनिन और एक और नया सॉल्ट्स आए हैं, ओरेक्सिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसके अंदर एक सॉल्ट है डेविगो करके, तो मैं काफ़ी यहाँ लिखता हूँ, हमारे शारदा केयर में होगा शायद, आई थिंक है, तो हम लिखते हैं। तो वो इट्स अ नेचुरल हार्मोन ओरेक्सिन। नॉर्मली जितने और मेडिकेशंस हैं ये स्लीप सेंटर पे काम करती है, ये वेक सेंटर को सप्रेस करती है। ये दवा जो ओरेक्सिन रिसेप्टर वाली है, ये वेक सेंटर को दबा देती है तो स्लीप अपने बढ़ जाती है। ओके। हैंगओवर नहीं है बिल्कुल भी, असर 7 से 8 घंटे रहेगा। तो ये आप किन्हें लिखते हैं, जिन्हें जनरली नींद ना आने की प्रॉब्लम है या जिनको कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम है? जैसे लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब दवाई ट्राई कर ले, नींद नहीं आ रही मेरे को, सो देन वी ऐड दिस। किसी की हटानी है, एल्प्राजोलैम, एल्प्रेक्स या ज़ोलपैक्स या जो भी ज़ोलपीडैम, ये शुरू करो, उसको धीरे धीरे कम करेंगे और फिर कर देंगे। फिर इसको भी बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेना? यूजुअली हम अवॉइड करते हैं, पर कई पेशेंट हमारे हैं जो इसी पे चल रहे हैं, डेविगो ले रहे हैं, एल्प्रेक्स हट गया बट डेविगो लेनी पड़ रही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यूजुअली डेविगो से मतलब इससे कोई नुकसान नहीं है, जो हमारे ओरेक्सिन वाली जो ड्रग है इससे नुकसान नहीं है लोगों में। अभी तक स्टडीज हैं, कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें।
बट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि इसके बजाय जो भी फैक्टर्स हैं उस पे काम किया जाए या नींद लाने की दवाई से ही इलाज देखो करें? बेस्ट तो फैक्टर्स हैं, हम्म बेस्ट तो फैक्टर्स हैं। रिलैक्स रहें बिल्कुल अपने बेडरूम में, कोई टीवी नहीं होना चाहिए, सामने घड़ी नहीं होनी चाहिए, मोबाइल आपका पास में नहीं होना चाहिए, हम्म कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी किताबें पढ़ सकते हैं जिससे आपको नींद आती है, स्कूल की बुक्स देखते ही नींद आ जाती देखते है। आप वो खोल लें, या कोई नॉवल अच्छा सा ऐसा कोई न्यूज कुछ एनीथिंग, ठीक है, समथिंग रीड समथिंग जिससे नींद आपको आ जाए। हम्म तो ट्राई नेचुरल, रात को ठंडे पानी से ना नहाएं, टेक बाथ विद वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, जिससे थोड़ा बॉडी में आपको नींद की टेंडेंसी बढ़ जाए। जी तो ट्राई नेचुरल रेमेडीज एंड देन यू सी, नहीं होगा देन वी कैन स्टार्ट मेडिकेशन। जो मैंने आपके बात से समझा, अगर B12 की डेफिशिएंसी है और उसे सप्लीमेंट लेकर ठीक कर दिया जाए, थायराइड की प्रॉब्लम है और उसे कंट्रोल में रखा जाए, तो भी शायद ब्रेन को हेल्प मिलेगी और शायद नींद ना आने की प्रॉब्लम भी कम होगी, या ऐसा कोई रिलेशन नहीं है? रिलेशन नहीं है, थायराइड से तो हो सकता है। हो सकता है। थायराइड इफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स, ओके। क्योंकि मेटाबॉलिक हार्मोन है वो, इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स इन वन वे और द अदर वे। अगर उसका लेवल ऊपर नीचे होगा तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा ही होगा। वो नींद पे भी हो सकता है। हाइपोथायराइडन से आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, आप सुस्त रह सकते हैं, हाइपर से आप एक्टिव रहेंगे ज़्यादा। ओके। तो वो इफेक्ट उसका अलग अलग ऑर्गन्स पे अलग अलग। आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए एक टेक होम मैसेज ये भी है कि अगर नींद बहुत डिस्टर्ब है तो ये लेवल्स भी आप अपने चेक करें। आइडियली आप जब आपको नींद ना आए तो गेट अ फुल वर्कअप, सी द पैरामीटर्स, गेट हमारी ब्रेन ऑल्सो, क्या है उसमें सब देखिए आप क्या है, कि अगर कोई रीजन निकल आता है विच वी कैन ट्रीट इन अ बेटर वे। ओके। जो लोग डिमेंशिया को ऐसा समझते हैं कि हाँ ठीक है भूलने की तो बीमारी है, थोड़ा बहुत रास्ता भूल रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं, और वो उसे अनट्रीटेड रखते हैं, उनको क्या नुकसान हो सकते हैं? हमारे पास कई पेशेंट आते हैं ऐसे जो रास्ता भूल गए, अब समटाइम दे आर लॉस्ट, फिर उनको ढूंढना पड़ता है, इवन यू टू लॉन्च अ कंप्लेंट कई बारी। तो अगर आपको सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको लग रहा है हाँ यार ये नॉर्मल से ज़्यादा है जी। ये मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ शुरू हो रही है, तो रूटीन चेकअप एक बार आके करा लें अपने डॉक्टर से। कुछ ना करें, बेसिक टेस्ट, ब्लड के एक MRI और एक मेमोरी के टेस्ट। अगर वो आपके मेमोरी के या जो जो हमारा जो मिनिमम स्केल होता है 30 का होता है, अगर वो 25 से ऊपर है तो ये रोके, 25 से कम आ रहा है दैट मीन्स आपको डिमेंशिया सेट इन हो चुका है, फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। तो कुछ मेडिकेशन से उसको हम रोक सकते हैं या प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो इट कैन अफेक्ट योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ डेली रूटीन वाला। खाना भूल गए, कई बार वो खाना भी भूल जाते हैं, लंच टाइम था, या खाना मांगना बंद कर देते हैं, तो वो नुकसान है। तो अगर आपको सिम्टम्स कुछ भी चेंज लग रहा है नॉर्मल से हट के, तो तुरंत कांटेक्ट करें डॉक्टर पे। तो हमारा अब यहाँ पे शारदा केयर हेल्थ सेंटर में प्लान हमारा यही है कि वी आर नाउ 2 कंसल्टेंट। तो हमारा प्लान ये है कि धीरे धीरे डिपार्टमेंट बढ़ाएं और एक्सपेंशन मोड में लेके कि हमारे पास 4-5 डॉक्टर न्यूरो वाले हों जो अलग अलग फील्ड में काम करें। न्यूरो के अच्छे डॉक्टर्स हम डिस्कस कर ही रहे थे, मुश्किल से मिलते हैं। तो अब हम इसमें लगे हुए हैं ढूंढने के लिए बहुत दिनों से। जी। तो वी वांट कि एक स्ट्रोक का डॉक्टर हो अलग से, मूवमेंट डिसऑर्डर पार्किंसंस का हो, डिमेंशिया का भी डॉक्टर हो, एपिलेप्सी का भी हो, तो अलग अलग होगा तो फोकस डिफरेंट होगा, ट्रीटमेंट बेटर होगा। तो भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया से जुड़े हुए इस डिस्कशन से जो बात हम समझ पाए हैं वो फिर एक शेर से याद आती है, एक आदत सी बन गई है तू और आदत कभी नहीं जाती। जो चीज़ें आप भूलने लगे हैं अगर आप उन्हें अपनी डे टू डे आदत में डालेंगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है, और जो ख़राब आदतें हैं, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, जंक फूड हो, इस तरह की आदतों से, और कम नींद हो या वक्त बेवक्त सोना हो, इन आदतों से जितना दूर रहेंगे उतना आपको मदद करेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत आसान भाषा में भूलने की आदत और बीमारी के फ़र्क को समझाया है। कुछ भी अगर आपके सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम आप तक उनके जवाब एक्सपर्ट्स के ज़रिए फिर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।